और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर वो जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी कि आखिर क्या कर रहे हैं पीएम मोदी। मेलोडी पर मिर्च किसे किसे लगी है, ये मेलोडी क्या है ये आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, पीएम जब इटली पहुंचे तो जय श्री राम हो रहा था। इटली में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, लेकिन पीएम मोदी जो मेलोनी के लिए गिफ्ट लेकर गए थे, मेलोडी टॉफी, वो गिफ्ट दिया पीएम मोदी ने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी brought us a gift, a very very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee. आप सुन रहे थे, मेलोनी कह रही है प्रधानमंत्री मोदी टॉफी लेकर आए हैं, बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेलोडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोडी क्यों लेकर गए हैं? क्योंकि मेलोनी के नाम का मेलो और पीएम मोदी के नरेंद्र मोदी के नाम का डी मिलाकर बनता है मेलोडी, इसलिए इस मेलोडी के अपने आप में बहुत मायने हैं। वेरी वेरी गुड टॉफी। अब देखिए, पीएम मोदी मेलोडी लेकर गए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मेलोडी पर ही हमला किया। और सुनिए क्या कह रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई, रील बनाई। अब देखिए जरा, इसके अलावा ये तो विरोधी सवाल उठा रहे हैं। एक और तस्वीर आई, पीएम मोदी और मेलोनी दोनों कार में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी की कार की तस्वीर एक साथ बहुत वायरल हुई और उसके बाद विपक्ष भी 10 तरह के सवाल उठाने लगा, जैसा वह उठाता है। लेकिन यह भी अपने आप में कार डिप्लोमेसी कहलाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मेलोनी के साथ पहली तस्वीर नहीं है, पुतिन के साथ भी कार में तस्वीर है। इसके अलावा दूसरे नेताओं के साथ भी पीएम मोदी की कार में तस्वीर है। ये देख रहे हैं, पुतिन के साथ तस्वीर, नेतन्याहू के साथ कार में तस्वीर, बिन जायद के साथ, यूएई बिन जायद के साथ पीएम मोदी की कार में तस्वीर। तो ये भी कार डिप्लोमेसी है, जिसका कूटनीति में बड़ा मायने है। जब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ गाड़ी में सवार होते हैं। अब आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये वो तस्वीर है, इटली की तस्वीर, इटली में गार्ड ऑफ ऑनर। Fatto d'onore, pronti per la rassegna. Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
मेलोडी की मिठास की दुनिया भर में चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर दुकान बाजार और रोम रोम में मेलोडी की बात हो रही है। हर कोई पूछ रहा है मेलोडी इतनी खास क्यों है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. लेकिन मोदी के मेलोडी गिफ्ट से कुछ लोगों को ऐसी मिर्च लगी है कि वो कड़वे बयान और अपमान का घमासान मचाने लगे। मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। मेलोडी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली में भी स्वदेशी मेलोडी धूम मचा रही है। 1 रुपए वाली टॉफी से मोदी ने डिप्लोमेसी का ऐसा सेक्सर मारा कि भारत इटली के रिश्तों का नया अध्याय खुल गया। लेकिन सियासतदानों को इस मिठास में कड़वाहट और घबराहट नजर आने लगी है। सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। अब देखिए, मेलोडी एक टॉफी भर है और टॉफी पर ही देश में घमासान मच गया है। क्या कह रहे हैं विरोधी, देखिए टॉफी पर। एक ये तस्वीर है, ये वही तस्वीर है जो टॉफी गिफ्ट करने की तस्वीर है। पीएम मोदी मेलोनी के लिए लेकर गए और ये भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। राहुल गांधी ने कहा, जब आरएसएस कार्यकर्ता सामने आएंगे तो कहिएगा आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है और आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं और वो आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही फिर आएंगे। वो हाथ जोड़ेंगे, वो रोएंगे और कहेंगे मेरी गलती नहीं है। पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने संविधान खत्म किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल के इस बयान पर कहा, कांग्रेस के युवराज की अमर्यादित टिप्पणी नकारात्मक राजनीति, अनियंत्रित सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण अनादर दर्शाती है। अत्यंत निंदनीय टिप्पणी 145 करोड़ लोगों के जनादेश का अपमान है। खड़गे साहब ने कहा, देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, लेकिन पीएम मोदी विदेशों में टॉफी बांटकर पीआर में व्यस्त हैं और मोदी सरकार जनता को भाषणों की मेलोडी सुना रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, यह बयान अराजक मानसिकता दिखाता है। लगातार चुनावी हार और उससे उपजी निराशा अब उनके स्वभाव और चरित्र में दिखाई देने लगी है। यही हताशा और मायूसी ऐसे बयान के लिए प्रेरित करती है। पवन खेड़ा कह रहे हैं, जब राजा देश के लोगों की चिंता करना छोड़ दे, क्या उस राजा को देश प्रेमी कहा जा सकता है? वो त्याग करने को कहते हैं और खुद विदेश चले जाते हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को भारत और भारत में बनी हर चीज से आखिर इतनी नफरत क्यों है? पीएम मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक सम्मान, निवेश और भरोसा अर्जित कर रहा है, तो लगता है कि राहुल गांधी से सहन नहीं हो पा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह वही भाषा है जिसे भाजपा ने देश में शुरू किया। हर मुसलमान, हर धर्मनिरपेक्ष शख्स को गद्दार कहा गया। उन्हें पाकिस्तान और ईरान भी जाने के लिए कहा गया। सुनिए जरा मेलोडी पर कैसे मचा है घमासान। आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे। उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पुरानी चीजों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। जब देश के लोगों की चिंता देश का राजा करना बंद कर देता है, तो क्या उसको हम देश प्रेमी कह सकते हैं? जब देश के लोगों को कहता है कि साहब आप खाना कम खाओ, अपने वाहनों में तेल कम डालो, त्याग करो, और खुद बड़े बड़े काफिलों में रोड शो करते हैं, और अगर देश सवाल पूछ लेगा तो वो देशद्रोही कहलाएगा। क्या यही काम रह गया है? पश्चिम बंगाल में चुनाव की हार, असम में चुनाव की हार, पुडुचेरी में चुनाव की हार, और उसके बाद बिगड़े बोल राहुल गांधी जी के बताते हैं कि आत्मचिंतन मंथन करने की बजाय अपशब्द बोलने पर कांग्रेस पार्टी आ जाए तो कांग्रेस का दिवालियापन और कांग्रेस के नेतृत्व का दिवालियापन दिखता है। देखिए, राहुल गांधी 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार बुला रहे हैं।
राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा होती है ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी करते हैं। अब ये तो देखिए एक तस्वीर पर बवाल हुआ, लेकिन तस्वीरें तो ढेरों आई हैं पीएम मोदी और मेलोनी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेलोनी ने डिनर पर बुलाया था। ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी जब पहुंचे हैं डिनर पर, ये उस वक्त की तस्वीर है। मेलोनी ने उनका वेलकम किया है, दरवाजे पर खड़ी थी। तो देखना हुई गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you see one. The big white building. तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, लोग इस पर बात कर रहे हैं। जिस गर्मजोशी से मेलोनी ने स्वागत किया, उसके बाद एक एक चीज बताई, समझाई, पीएम मोदी से बात की एक दोस्त की तरह। ये केमिस्ट्री बताती है दो देशों के नेताओं के बीच किस तरह के आखिर रिश्ते हैं। The main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you see one. The big white building. अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेलोनी लेकर गई कोलिजियम दिखाने। ये वो तस्वीर है, कोलिजियम में जब पहुंची है, वहां पहुंचने के बाद दोनों ने सेल्फी ली। लेकिन जिस तस्वीर की बात पूरी दुनिया कर रही है, हम पहले उसकी बात करते हैं। मोदी के एक गिफ्ट से भारत इटली के संबंधों में मिठास घुल गई है। मेलोनी को दिए मोदी के इस खास गिफ्ट की ग्लोबल चर्चा हो रही है। देश के कोने कोने में मेलोडी की मांग और खरीद सोचिए अचानक बढ़ गई है। लोग मेलोडी खरीदने पहुंच रहे हैं। हाल ये हो गया है, कई ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म पर मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, यानी मिल तक नहीं रही है। मोदी गिफ्ट के तौर पर भारत की लोकप्रिय टॉफी मेलोडी ले गए थे। मेलोडी ने इसकी खूब तारीफ भी की और कहा मेलोडी बहुत अच्छी टॉफी है। मोदी के खास गिफ्ट को सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बड़ा कदम कहा जा रहा है। सोशल मीडिया में मेलोनी मोदी यानी मेलोनी प्लस मोदी बराबर मेलोडी ट्रेंड हो रहा है और वायरल भी है। मेलोडी देखकर मोदी ने मजाकिया और दोस्ताना ट्रेंड को स्वीकार किया है और खास तोहफे से इटली के साथ रिश्तों में मजबूत केमिस्ट्री भी दिखाई है। हाल के सालों में ग्लोबल मंच पर इटली ने भारत का मजबूती से साथ दिया है। इटली में 2 साल पहले G7 समिट हुई तो मोदी को खास मेहमान बनाया गया। यूरोपीय संघ में भी इटली भारत का सबसे खास व्यापारिक साझेदार है। 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंचे हैं तो पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी का दोनों ग्लोबल लीडर ने द्विपक्षीय वार्ता की और वार्ता से पहले एक शानदार डिनर भी किया। डिनर के बाद पीएम मेलोनी खुद मोदी को रोम के कोलोसियम लेकर गई। 2000 साल पुराने इस ऐतिहासिक एम्फी थिएटर को मोदी गौर से देखते रहे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक के बारे में मेलोनी मोदी को काफी देर तक बताती रही। यहां 70 लाख लोग हर साल आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और इतिहास याद करते हैं। मोदी ने इटली का इतिहास करीब से देखा और फिर भावनात्मक मिठास का तोहफा दिया। मेलोडी गिफ्ट के जरिए रिश्तों में औपचारिकता कम करने की कोशिश हुई। ये एक टॉफी भर नहीं थी, भारत के मिडिल क्लास और बचपन की यादों का जुड़ाव है। 1 रुपए में मिलने वाली ये छोटी सी टॉफी भारत के हर घर, हर बच्चे से जुड़ी हुई है। मेलोडी बनाने वाली कंपनी पार्ले का इतिहास आजादी से भी पुराना है। पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली ये कंपनी 1929 में मुंबई से शुरू हुई थी। 60,000 रुपए में मुंबई के विले पार्ले से शुरू हुई, इसलिए नाम रखा गया पार्ले।
शुरू में कंपनी पार्ले जी और बाद में क्रैक जैक बिस्किट लेकर आई। जब कैडबरी, एक्लेयर्स समेत कई टॉफी ब्रांड बाजार में पकड़ जमा रहे थे, तब इस कंपनी ने चॉकलेट मेलोडी टॉफी साल 1983 में लॉन्च की और भारत की टॉफी मेलोडी आते ही बाजार में छा गई, खूब लोकप्रिय हुई। मेलोडी का आज बड़ा बाजार है और पार्ले 65,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, जो सिर्फ 60,000 में शुरू हुई थी। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। दिल्ली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी। और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ गति से चल रही है और विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की अर्थव्यवस्था में यह सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी विगत लंबे समय से सदैव, हमारा उन पर सीधा कहना है कि भारत की आर्थिक संस्थानों पर भ्रामक प्रचार कर रही है। एक देश के प्रधानमंत्री सिर्फ घूमने जाते हैं, फोटो निकालते हैं, वहां के नेता उनके साथ गले मिलते हैं सिर्फ, और वहां से निकल आते हैं। वो दिमागी दिवालियेपन हो गए। कहावत है न, काल मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये आज वही स्थिति है इनका। चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जो भ्रष्टाचार के कारण बेल पर है। और आपको 3 चुनाव में लोगों ने दुत्कार दिया। आपने सुना सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। अब देखिए जरा मेलोनी के बारे में आपको बताता हूं जो आज से पहले नहीं पता था। मेलोनी को आपने देखा इटली की पीएम है, दुनिया के नेताओं के साथ मिलती हैं, चाहे वो मैक्रो हो, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर ब्रिटेन के पीएम हो। मेलोनी प्रधानमंत्री के तौर पर अपने समकक्षों से मिलती हैं, लेकिन मेलोनी ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। उनके संघर्ष के बारे में लोग नहीं जानते हैं। वो आज पीएम है, लेकिन हमेशा पीएम नहीं थी। किस हालात से गुजरी है वो जरा वो देखिए। वो तस्वीर देख रहे हैं, मेलोनी अपनी माता जी के साथ है। इटली की जो पीएम मेलोनी आज दुनिया भर में मशहूर है, उनके आगे बढ़ने और पीएम बनने की कहानी स्ट्रगल और संघर्षों से भरी है। वो मां के पेट में थी तब उनकी मां एबॉर्शन कराने वाली थी। आखिरी वक्त में मां अस्पताल से लौट आई और जॉर्जिया का जन्म हुआ, जॉर्जिया मेलोनी का। तब वो 1 साल की थी, तभी उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए। जब वो 3 साल की थी तो घर में आग लग गई, सब कुछ खाक हो गया। और जब तक नया घर नहीं मिला तो नाना नानी के घर फर्श पर सोती थी। गरीबी के चलते कॉलेज नहीं जा सकी, परिवार का हाथ बटाने लगी और सीडी बेचती थी। सीडी बेचकर और बच्चों की देखभाल करके कम उम्र में पैसे कमाती थी। जॉर्जिया मेलोनी ने नाइट क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। फिर 15 साल में इटालियन सोशल मूवमेंट MSI पार्टी में शामिल हुई। एक ये मुसोलिनी की समर्थकों की खड़ी की गई एक दक्षिणपंथी पार्टी थी, राइट विंग पार्टी। यहीं से मेलोनी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 29 साल की उम्र में वो इटली की सांसद और युवा मंत्री बनी। 2012 में जॉर्जिया ने अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली बना ली। 10 साल के अंदर वो चुनाव जीतकर इटली की पहली महिला पीएम बन गई। और ये तस्वीर देखिए जरा। मेलोनी एक टीवी जर्नलिस्ट के साथ 8 साल रिश्ते में रही, शादी नहीं की। बाद में उनसे अलग हुई। उनको एक बेटी है, अभी वो बेटी की परवरिश करती हैं। इटली की पीएम की छवि चुलबुले अंदाज और आम लोगों वाली है। 2024 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर महिला माना था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मेलोनी और पीएम मोदी। आज हम अपने संबंधों और मजबूत करते हुए विशेष रणनीतिक साझेदारी की तरफ ले जा रहे हैं। ये साझेदारी 2 देशों के बीच रिश्तों का अब तक का सबसे बड़ा सफर है। इसलिए मेरा मानना है कि अब तक ये कहना ठीक है कि इटली और भारत पहले से कहीं अधिक करीब है। हमारे रिश्ते अब अपनी पूरी ताकत को बयान करने में सक्षम है। ये पिछले 3.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी हुई 7 बैठकों का भी नतीजा है। उन बैठकों के दौरान हम एक दूसरे को और अपने दृष्टिकोण को गहराई
गहराई से समझ पाए हैं। हमने सम्मान और पारस्परिक भरोसे पर आधारित एक सच्ची दोस्ती भी विकसित की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, व्यवहारिकता और नेतृत्व क्षमता की सराहना करना सीखा है, जिसका सबूत ये है कि इतने सालों तक सरकार में रहने के बाद भी वो अपने नागरिकों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। इंडिया EU FTA के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर भी बोला और इटली पिछले कुछ वक्त में भारत की ओर नजदीक आया है। जब दो नेताओं की रिश्ते और केमिस्ट्री अच्छे होते हैं तो दो देश नजदीक आते हैं। उसकी एक तस्वीर देखिए जरा, 2024 नवंबर की तस्वीर है जब मेलोनी और पीएम मोदी बात कर रहे थे उस वक्त। और सुन रहे थे मेलोनी पीएम मोदी को कह रही हैं यू आर द बेस्ट और मैं कोशिश कर रही हूं कि आपकी तरह बन जाऊं। तो इटली और भारत के रिश्ते और करीब और बेहतर हो रहे हैं। उसकी एक तस्वीर ये भी देखिए। इटली में एक पेंटर ने, इटालियन पेंटर ने पीएम मोदी काशी से सांसद है, काशी की पेंटिंग बनाई है और पीएम मोदी को गिफ्ट की है। अगर आप वाराणसी गए हैं या नहीं भी गए हैं तो आपने घाटों की तस्वीर देखी है। ये काशी के घाट हैं, 80 घाट की तस्वीर है। अब आइए आपको बताऊं कि भारत और इटली के रिश्ते और बेहतर कैसे होने जा रहे हैं। दरअसल रिश्ते बेहतर होते हैं कारोबार और व्यापार से भी। दोनों के बीच कैसे कारोबारी रिश्ता आगे बढ़ने जा रहा है उसकी एक तस्वीर देखिए। एक कॉरिडोर बन रहा है, व्यापार कॉरिडोर। उसमें देखिए भारत से शुरू होगा ये कॉरिडोर, भारत से शिप के जरिए यूएई, और उसके बाद देखिए जरा यूएई से फिर सऊदी अरब से रोड से रास्ता जाएगा, सऊदी अरब से रोड से होता हुआ जॉर्डन से रोड तक जाएगा, फिर जॉर्डन से शिप में, और शिप से देखिए फिर समंदर में होता हुआ आगे, और फिर यूरोपियन कंट्रीज में इटली में दाखिल होगा, दूसरी तरफ फ्रांस में। यह भारत यूरोप का कॉरिडोर है। भारत से शुरू होकर यूरोप की कंट्री तक पहुंचने का मकसद है, यानी कारोबार यूरोपियन कंट्रीज में इस कॉरिडोर के जरिए बढ़ेगा। इसीलिए चीन को परेशानी हो रही है कि कैसे यूरोप में भारत पहुंच जाएगा उनके बिना। अब आपको वजह बताऊं। वजह यह है कि मोदी की इटली यात्रा को भारत की बड़ी रणनीतिक पहल माना जा रहा है। रोम में प्रधानमंत्री का जिस तरह स्वागत हुआ उससे चीन की बेचैनी बढ़ी है। चीन की चिंता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से है, जो मैप में मैंने आपको दिखाया। यह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसे आधुनिक रेशम मार्ग भी कहा जाता है। यहां से रेशम मार्ग जाएगा। इसका मकसद भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप में संपर्क तेज करना है। भारत इस कॉरिडोर को दुनिया के नए ट्रेड रूट के रूप में आगे बढ़ा रहा है। यह प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको आप BRI कहते हैं, उसकी काट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और दुनिया में बंदरगाह, रेल, सड़क, पाइपलाइन का बड़ा नेटवर्क है। इटली पहले चीन के साथ BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन अब दूरी बना ली इटली ने। इटली अब पूरी तरह से भारत के साथ जो यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है उस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत की नई रणनीति चीन की आर्थिक पकड़ को कमजोर कर सकती है और भारत यूरोप और खाड़ी देशों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी तैयार कर रहा है और चीन की दादागिरी कम करने के लिए नया ट्रेड नेटवर्क तैयार कर रहा है। और इसी वजह से इटली से बीजिंग की नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। सुनिए जरा, पीएम मोदी इटली पहुंचे, बहुत से भारतीय रहते हैं वहां।
क्या कुछ कह रहे हैं हिंदुस्तानी, सुनिए। कि भारत को ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव मिलते रहे, जिससे भारत एक अग्रसर और कल्याण की ओर राह पे चलता रहे। डिजाइनिंग वगैरह सारी मैंने की है मोदी जी को दिखाने के लिए कि जो मातृ प्रेम वो भारत माता से करते हैं, वही उनकी माँ के लिए भी वही प्रेम है। और हम सभी अपनी माताओं से प्रेम करते हैं, तो मैं उनको बस उन अनुभूति कुछ पल दिखाना चाहता था। सर जब भी यहाँ पर आते हैं, इटली सेकंड टाइम आए हैं, जब भी आते हैं बहुत उनका जो पावर है बहुत ज़्यादा है। और वो देखकर आज जितने भी भारतीय यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आज भारत देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और वैसे ही आगे बढ़ता रहे। आज हमें ऐसा फील हुआ है जैसे हमने किसी भगवान के दर्शन किए हो। सेकंड टाइम मैं मिल रहा हूँ, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं उनको हजारों साल जीने की कामना करता हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा और मैं तो पहली बार उनसे मिला और मेरे साथ हाथ भी मिला के गए, तो बड़ा अच्छा लगा। दिल के साथ में जो लोग खड़े थे उनसे बात हुई है, अच्छा महसूस हुआ, जैसे हम लोग सभी फैमिली मेंबर्स इधर इकट्ठे हुए हैं, ऐसे लगा। पहली बार मिला हूँ, मैं मिलान में रहता हूँ। मिलान से इतना दूर दोपहर से वेट करके ट्रेन पकड़ के इधर तक आके मोदी जी के लिए आया हूँ, सिर्फ मिलने के लिए मोदी जी को। ये मुलाकात हुआ, उससे सेकंड भी हुआ। इट्स माई ड्रीम एंड आई फुलफिल इट। थैंक यू वेरी मच मोदी जी। तो पीएम मोदी का करिश्मा है कि लोग उनसे मिलने को बेकरार रहते हैं और विदेश जब जाते हैं तो लोग एक लगाव और कनेक्ट महसूस करते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भतीजे पर एक्शन, दीदी की बड़ी टेंशन। क्या हो रहा है बंगाल में? तस्वीर देखिए, शुभेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी जा रहे थे, उनके स्वागत के लिए आज ढोल बज रहे थे। और उसके बाद शुभेंदु की सिलीगुड़ी में एंट्री हुई, तब तस्वीरें देखिए जरा। सिलीगुड़ी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो बंगाल में देखिए टीएमसी प्रदर्शन कर रही थी और टीएमसी का प्रदर्शन बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। अब ये प्रदर्शन बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हो रहा था और ये मीटिंग बुलडोजर एक्शन के लिए हो रही थी। खबर ये है, उत्तर बंगाल पर समीक्षा बैठक हुई है, अग्निमित्रा पॉल ने ये बैठक ली है। और खबर ये भी है कि अग्निमित्रा पॉल के आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे को बाकायदा नोटिस दिया गया है कि उनके जो घर है उस घर में जो अवैध हिस्सा बना है उसे खुद गिरा दे, वरना बुलडोजर एक्शन होगा। अब देखिए जरा, अभिषेक की संपत्तियां रडार पर हैं। शुभेंदु ने लिस्ट मंगा ली है और लिस्ट आ चुकी है। क्या क्या है उस लिस्ट में? चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। बंगाल बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कथित संपत्तियों की लिस्ट मंगाई है। कोलकाता नगर निगम की इन 43 संपत्तियों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। 43 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कई प्रॉपर्टी परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ खरीदी गई, यह दावा है। सूची में सयोनी घोष नाम की एक संपत्ति का भी जिक्र है। इस संपत्ति को टीएमसी की सांसद सयोनी घोष के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि सयोनी घोष ने इसके साथ किसी भी संबंध से साफ इनकार किया है। टीएमसी ने बीजेपी की सूची को फर्जी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। इससे पहले कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक को नोटिस जारी किया। वो नोटिस अभिषेक बनर्जी से जुड़े 17 पदों को लेकर जारी किए गए। इसमें अवैध निर्माण और भवन स्वीकृति दस्तावेज की जानकारी मांगी गई। इन संपत्तियों में अभिषेक बनर्जी के आवास का पता शामिल है। अभिषेक बनर्जी ने भी अब सीएम शुभेंदु पर हमला किया। कहा बंगाल में पहले भी सीएम रहे लेकिन इनके जैसा कोई नहीं था। वो चाहे जो करें, मेरा घर गिरा दें या नोटिस दें, मैं झुकूंगा नहीं। बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी और मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुनिए जरा, अब इस खींचतान के बीच टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो,
राजू नौशकर हो या पप्पू सोना हो, नियम सबके लिए सेम है, क्योंकि आप तो भगवान नहीं है, ना ही आपका बुआ जी भगवान है। तो जो नियम सबके लिए है, पेपर दिखाइए, कुछ नहीं करेंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। हमारे इसमें कोई कहना नहीं है, क्योंकि मेरे ये इख्तियार में भी नहीं है, और किसको नोटिस दिया जाएगा नहीं जाएगा ये मेयर और पूरा जो हम लोग जो ये क्या बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग पॉलिसी मेकर है, इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करते हैं। कहाँ पर बिल्डिंग सैंक्शन हुआ, कहाँ पर सैंक्शन नहीं हुआ, क्या इलीगल हो रहा नहीं हो रहा, क्या, ये एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव हेड है कमिश्नर, ये हमारे हाथ में नहीं है। चोर है, पूरा फैमिली चोर है, कोई नया बात थोड़ा है। क्या करना चाहिए अभी? जेल में डालना चाहिए, इतना इंतजार क्यों कर रहा है? कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एकदम जेल में डालना चाहिए उसको, पक्का जेल में डाल देना चाहिए। देखो चोर के साथ चोरी रहता है, चोर पुलिस के देख के डरेगा कि नहीं डरेगा? उसको क्या करना है? वो आदमी डकैत था, उसको बना दिया, कौन एमएलए का टिकट दे दिया। जो कानून आम आदमी के लिए है वो कानून अभिषेक बनर्जी के लिए भी होना चाहिए, टीएमसी का लीडर के लिए भी होना चाहिए। ये लोग अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे, संविधान के ऊपर समझते थे, तो आज ऐसे ही दशा हो गया। और अब बीजेपी सरकार है, ये छोड़ने वाला नहीं है। आप जो बुलडोजर देखते हैं ना, वो बुलडोजर जैसे घर के ऊपर चढ़ता है, कभी कभी नीतियों के ऊपर भी चढ़ता है, दुर्नीति के ऊपर भी चढ़ता है। वो चढ़ना अभी शुरू हो गया बंगाल में, और आगे आगे देखिए होता है क्या। शुभेंदु के सामने एक बड़ी चुनौती थी सत्ता में आने के बाद, सीएम बनने के बाद, कि प्रशासन को टाइट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। शुभेंदु ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बैठक ली है। और खासतौर पर शुभेंदु ने कई ऑर्डर दिए। उन ऑर्डर में यह भी शामिल है कि कोई पशु तस्करी नहीं करेगा और बंगाल में गौहत्या नहीं होनी चाहिए। हालत ये हो गई है कि एक शख्स गाय बेचने गया था, तो लोगों ने मना कर दिया, खरीदने से भगा दिया कि गाय नहीं खरीदेंगे। इतना बवाल हो रहा है, वजह बताऊं मैं आपको। बांग्लादेश में कट्टरपंथी शुभेंदु ने अवैध बूचड़खाने और पशु वध पर बड़ा फैसला किया, तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी बौखलाहट में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ और विवादित वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है, गाय काटने से रोका तो हम हिंदुओं को काटेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने पशु वध पर नया आदेश दिया और बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के पशु वध पूरी तरह से रोक दिया है। यह प्रमाण पत्र नगर निकाय और पशु चिकित्सक की सहमति से जारी होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से पशु वध को प्रतिबंधित कर दिया है। इस फैसले में से बांग्लादेश का मांस उद्योग और चमड़ा व्यापार प्रभावित होगा, क्योंकि इसके लिए पश्चिम बंगाल से आने वाले मवेशी एक बड़ा स्रोत है। शुभेंदु सरकार के फैसले से बांग्लादेश में कच्चे माल की कमी होगी। ऊपर से बकरीद का त्योहार आने वाला है, इसलिए भी बौखलाहट है बांग्लादेश में। सुनिए जरा बांग्लादेशी कट्टरपंथी क्या कह रहे हैं। আমরা যদি মসজিদের মাইকে আজান দিতে না পারি, তারা তাদের মন্দিরে কোনো মাইকের শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। আমরা জিহাদ চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই। আমরা তো আজকে এলাকা ভিত্তিক কর্মসূচি দিছি, পরবর্তী যদি বন্ধ না হয় তাহলে আমরা ইন্ডিয়ার এম্বাসি ঘেরাও করব। আর বিজেপি আসার ফলে মুসলমানদের বাড়িঘর তো ভাঙচুর করতেছে, সাথে সাথে মসজিদও ভাঙচুর করতেছে। এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব। अब देखिए जरा बांग्लादेश में बवाल हो रहा है, इधर टीएमसी की मीटिंग में बवाल हो गया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने कल विधायकों की बैठक बुलाई थी। उनके जो विधायक चुने गए हैं वो पहुंचे, लेकिन सारे नहीं पहुंचे। और कहा गया कि उस बैठक में अभिषेक बनर्जी भी थे, उनके खिलाफ विधायक खड़े हो गए। विधायक अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाने लगे। अब देखिए जरा
इस बैठक को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, क्या हुआ इस मीटिंग में? ममता बनर्जी इस बैठक में थी। टीएमसी में बगावत की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही। पहले पार्टी मीटिंग में सिर्फ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बोलते थे। मीटिंग में मौजूद बाकी सारे लोगों का काम केवल सुनना होता था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब टीएमसी की पार्टी मीटिंग का यह मॉडल उल्टा हो गया। कालीघाट वाले ममता के घर पर मीटिंग में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे, बैठे थे। वो पार्टी अध्यक्ष के बुलावे के बावजूद 80 में से केवल 67 विधायक पहुंचे। 7 विधायकों ने पार्टी मीटिंग में आने की वजह बताई, लेकिन बाकी 6 विधायकों ने कोई सूचना देना ठीक नहीं समझा। खबर है कि मीटिंग शुरू होते ही 3 सीनियर एमएलए आक्रामक होकर बोलने लगे। दावा है कि वो विधायक थे कुणाल घोष और ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा। ये तीनों पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते रहे। जब ये तीनों बोल रहे थे तो ममता बनर्जी और अभिषेक चुपचाप सुन रहे थे। तीनों विधायकों ने भवानीपुर में ममता की हार से अपनी बात शुरू की और कहा कि 267 बूथों पर में से 207 पर शुभेंदु अधिकारी आगे रहे। उन्होंने पूछा, अगर हम सही रणनीति पर चल रहे थे तो यह हालत क्यों हुई? फिर तीनों विधायक अभिषेक बनर्जी की कथित संपत्ति तक भी पहुंचे। मीटिंग में तीनों विधायकों ने जहांगीर खान को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने अभिषेक के सामने ही जहांगीर से को उनके लाडले पर सवाल पूछा। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने उत्तरी बंगाल पर सिलीगुड़ी में बैठक बुलाई है और कहा है कि वो तो आपके लाडले हैं, फिर चुनाव लड़ने से क्यों भाग रहे हैं? जिसके लिए 8 जिलों में टीएमसी के 14 एमएलए को भी न्योता दिया गया था। यह बैठक बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में होगी और खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने विपक्ष को भी इस तरह नहीं बुलाया था। सुनिए जरा इस बैठक के बाद बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। अभी ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। नेता का भी स्टेटमेंट टीएमसी का नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, अभी कौन है टीएमसी के नेता, किसका स्टेटमेंट को लोग माने। तो ये कंफ्यूजन दूर करें, यहाँ से निकले। समय निकल गया है, लोगों का दुख दर्द को समझते, समाज क्या सोचे और थोड़ा सोचते तो ये दुर्दिन देखना नहीं पड़ता है। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। टीएमसी पार्टी के लिए ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। ये पार्टी नहीं रहेगी, ये पार्टी पूरा साफ हो जाएगी बंगाल से। अभी वो चुनाव हार के दिल्ली मसनद लेने का सपना देख रहा है, तो सपना ख्वाब भी रहेगी, कोई सपना पूरा नहीं होगा। अभी बंगाल में करने के लिए कुछ बचा नहीं है। विश्वसनीयता भी खो चुके हैं। किसी भी जनता आज तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं है। आज बीजेपी की झंडा खोलने के लिए कोई नहीं है और तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई बचा नहीं है। तो ऐसा स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब देखिए जरा, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल पर एक्शन हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर कैसे कार्रवाई हो रही है, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। देखिए जरा पहली तस्वीर कि आखिर ईडी की गिरफ्तारी में डीसीपी शांतनु सिन्हा को आप देख रहे हैं। शांतनु को ईडी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया। तो शांतनु को तो ईडी ने वैसे पहले गिरफ्तार किया था। मुझे तस्वीर आपको दिखानी है डीसीपी का घर। देखिए जरा, ये डीसीपी साहब का घर है, आलीशान घर। टीएमसी से जुड़े हुए हर शख्स पर एक्शन हो रहा है। टीएमसी पर एक और आरोप, तस्वीर देखिए जरा। टीएमसी दफ्तर से क्रूड बम बरामद हुए। ये बम चुनाव के दौरान भी इस तरह के बम मिले थे। और देखिए टीएमसी का एक नेता पकड़ा गया शराब के साथ। पुलिस किस तरह से खींच कर लेकर निकली है घर से। अरे चलो
सिर्फ ये एक नेता नहीं, जब से शुभेंदु ने शपथ ली है उसके बाद से जितने अपराध में शामिल रहे, आरोपी रहे हिंसा में, उन सब की गिरफ्तारी हुई। 5 तृणमूल के और नेताओं की गिरफ्तारी हुई है पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया। एडीएम को आज ईडी ने बुलाया था, ये आप देख रहे हैं एडीएम अंसार शेख को ईडी ने बुलाया था, ईडी ने पूछताछ की है और सैंड स्मगलिंग में आज ईडी में पेशी थी एडीएम की। सर अपना मामला नहीं आएगा, नहीं आप हटिए ना थोड़ा सा। क्यों नहीं हो रहा? अब देखिए अब तक कितने नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है, कितने टीएमसी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे पहला नाम देखिए, अब्दुल कादर हक, कूच बिहार में ब्लॉक अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई। टीएमसी नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है, चुनावों से पहले तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगा था। अगला नाम है शुभंकर डे, कूच बिहार में टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है और 2 दिन पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह 2025 में शुभेंदु के काफिले पर हमले के आरोपी। अगला नाम है शांतनु माजूमदार, उत्तरी 24 परगना में टीएमसी के पार्षद हैं, रंगदारी मांगने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अगला नाम पप्पू सोना, ममता का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है उस राज का, इस पर अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। अगला नाम सुजीत बोस, टीएमसी के नेता और पूर्व मंत्री हैं, हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया है और नगर पालिका भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी हुई है इनकी। सुनिए जरा कुणाल घोष क्या कह रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस जीवन जीविका बचाओ प्रोग्राम होगा, क्योंकि पोस्टपोल वायलेंस चल रहा है, बुरी तरह से चल रहा है और हकर लोगों के ऊपर जो एक्शन हुआ है, गरीबों का डैमेज हो रहा है। इसीलिए 21 मई शियालदा, हावड़ा और बालीगंज एरिया में तृणमूल कांग्रेस जीवन जीविका बचाओ ये प्लेटफॉर्म से तृणमूल कांग्रेस टीम प्रोटेस्ट प्रोग्राम होगा। पहाड़ में जीटीए में जो धांधली हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सब चोर को शिकंजा कसने का काम हम लोग करेंगे। और आइए सियासत के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको मध्य प्रदेश लिए चलता हूं, जहां से आई खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। बात ट्विशा की कर रहा हूं, लेकिन ट्विशा के बाद पलक दहेज का शिकार हुई। पलक कौन है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ट्विशा की बात। ट्विशा का पति अब भी फरार है, पुलिस उसे शिद्दत से तलाश रही है। ट्विशा के इंसाफ की मांग हो रही है और उस मांग के लिए आज बाइक रैली निकाली गई। ये आप देख रहे हैं भोपाल की तस्वीर। भोपाल में आर्मी के लोगों ने बाइक रैली निकाली। पुलिस अब तक ट्विशा मामले की जांच कर रही थी। अब मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं सीएम से मिले हैं ट्विशा के पिता, मोहन यादव के पास बैठे ट्विशा के पिता। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात की उन्होंने, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की है। इस तरह की भी खबरें, क्योंकि परिवार चाहता है कि सीबीआई इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि पुलिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। वजह क्या है मैं आपको बताऊं। ट्विशा मौत मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की मौत को सुसाइड बताया गया, लेकिन परिवार इसे खुदकुशी मानने से इनकार कर रहा है। परिवार ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग हुई। ट्विशा केस में कई अनसुलझे सवाल हैं जिसकी जांच होनी है। सवाल पहला देखिए क्या है, जिस बेल्ट से सुसाइड का दावा है वो पोस्टमार्टम के वक्त नहीं मिली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और क्या इसे जानबूझकर अस्पताल भेजने में देरी की गई। एफआईआर में ट्विशा की उम्र 3 जगहों पर अलग अलग लिखी गई है। ट्विशा की उम्र को लेकर पुलिस इतनी कंफ्यूज कैसे हो सकती है, सवाल ये। तीसरा सवाल देखिए, पिछले 9 दिनों से शव को मुर्दा घर में रखा गया, लेकिन एफआईआर में लिखा गया बॉडी परिवार को सौंप दी गई। जब परिवार ने शव लिया ही नहीं तो फिर पुलिस आकर यह दावा कैसे कर सकती है। यह सीसीटीवी देखिए, सीसीटीवी तस्वीरों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
7:20 पर ट्विशा सीढ़ियों से छत पर जाते दिख रही है और 8:19 पर 3 लोग ट्विशा की बॉडी लेकर जाते दिख रहे हैं। लेकिन एफआईआर में मौत का वक्त लिखा हुआ है 10:50। अब ये 3 घंटे का राज क्या है, परिवार ये भी सवाल पूछ रहा है। चौथा सवाल, क्या सीसीटीवी का टाइम सेट नहीं था या फिर कोई ट्विस्ट है। पांचवा सवाल, सास गिरिबाला सिंह की बहन बंसल अस्पताल में काम करती हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान वो भोपाल एम्स में क्यों मौजूद थी। पोस्टमार्टम में चोट के बारे में डिटेल जिक्र क्यों नहीं है। छठा सवाल, ट्विशा शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर वकील ने सवाल उठाए, ट्विशा की लंबाई रिपोर्ट में काफी कम बताई गई है। तो इस तरह के बहुत से सवाल जो ट्विशा का परिवार उठा रहा है। सुनिए जरा उनके परिवार के वकील क्या कह रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम से सब लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, फ्रेम करके इसको काम किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के पीएम रिपोर्ट उन्होंने रिलीज कर दी। एक व्यक्ति को आपने कैसे उस सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया। सच सामने लाने के लिए जो PM2 की डिमांड करी जा रही थी, क्या मैं उस डिमांड को लेकर अब जगह जगह अब चक्कर काटता रहा हूं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक चक्कर में ला के फंसा दिया है कि अभी CP ऑफिस से जो है मजिस्ट्रेट ऑफिस से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यही करते रहे, या उस बच्ची को जो है यहाँ पे क्रिमेट करके चले जाए। और जैसे लीपापोती हजारों बच्चियों के साथ रोज होती है, ऐसे इसके साथ भी लीपापोती करके जो है दोषी फरार। परिवार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार है, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट। उस बॉडी के प्रिजर्वेशन और सेकंड पोस्टमार्टम के लिए जो उचित लीगल कार्रवाई होगी वो हम करने को तैयार हैं। उस घर में 3 लोग मौजूद थे, एक फरार है, एक मीडिया में आके न जाने कैसी बातें कर रही हैं और एक शांत हो चुकी है। एक FIR में जब 2 नामजद FIR है, ये 2 तरह के कानून नहीं चल सकते। बेटे की आपने खारिज कर दी और माँ को आपने एंटिसिपेटरी बेल दे दी, बल्कि क्लियर एविडेंस है शुरू में प्राइमा फेसाई कि इनके द्वारा ही दहेज हत्या करी फैमिली वाले मेरे। अब आइए इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ी खबर यह है कि पति समर्थ सिंह पर इनाम घोषित किया गया 10,000 से बढ़ाकर 30,000। ट्विशा के पति पर अब 30,000 इनाम रख दिया गया है। उसके बारे में जानकारी देने वाले, सूचना देने वाले को 30,000 की इनाम राशि मिलेगी। पहले ये इनाम राशि 10,000 थी। भोपाल में ट्विशा की मौत हुई दहेज उत्पीड़न, दहेज की वजह से। उसी तरह पलक की संदिग्ध मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं। पलक भी भोपाल से है और पलक का परिवार आरोप लगा रहा है कि पलक को भी दहेज की वजह से उसकी जान ली गई है, यानी भोपाल में एक और ट्विशा। अब मैं आपको बताऊं पलक कौन थी, इसका मामला क्या है। ग्वालियर में पलक की संदिग्ध मौत पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती है। मौत से पहले उसने अपने भाई को फोन किया था, इसमें खुद को बचाने की गुहार लगाई है। परिजनों ने दहेज, प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष ने इसे सुसाइड का मामला बताया। ग्वालियर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अभी मामले की सुसाइड एंगल से जांच कर रही है। करीब 1 साल पहले पलक की शादी अमित रजक से हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। 1 लाख की FD और गहने परिवार ने अपने पास रख लिए थे। साथ ही कार की मांग को लेकर वो लगातार दबाव बना रहे थे। परिवार के मुताबिक पलक मानसिक तनाव में थी, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और उसके कई पोस्ट बता रहे हैं कि वो कितनी परेशान थी। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है और परिवार क्या कह रहा है। आती थी घर पे थोड़ा बहुत कि मेरे को सास परेशान करती है, देवर भी परेशान करते हैं, सारे लोग परेशान करते हैं मेरे को। 2 लाख की गाड़ी दी थी उनको। गाड़ी के बाद 3 लाख को फर्नीचर दिया था हमने और 10 तोला हमने सोना दिया था उन लोगों को। आधी किलो चांदी दी थी। तो वो लड़की को अच्छे नहीं रख रहे तो क्या कर सकते हैं। और ब्रेजा गाड़ी थी, ब्रेजा गाड़ी मांग कर रहे हैं वे। तो लेकिन ऐसा नहीं करना था, लड़की परेशान कर रहे थे तो मेरे घर पे छोड़ जाते। क्यों मारी थी लड़की? वही मारपीट, वही सर, वही गाड़ी नहीं लाए, तेरे बाप ने क्या दिया है ये नहीं। उसके घर पहुंचा, घर पे भी नहीं मिली सर वो। उसके बाद में हॉस्पिटल पहुंचा था, हॉस्पिटल में टेबल पर डली मिली थी सर। मैं रोते रोते फिर उसका चपेट के उसको ऑटो में डाल के सर बिरला हॉस्पिटल लेके गया। बिरला हॉस्पिटल सर उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया सर। लगातार ससुराल जनों के द्वारा दहेज को लेकर के, ब्रेजा गाड़ी की मांग को लेकर के और जो स्त्री धन दिया हुआ है उसको ना दिया जाना और लगातार उनको व्यंग्य के माध्यम से प्रताड़ित करने का कथनों के माध्यम। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
आज की एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से आई। मुंबई में क्यों चला बुलडोजर? बांद्रा में बुलडोजर पर बवाल हुआ है, जमकर बुलडोजर गरजा है। देखिए जरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बांद्रा की तस्वीरें। बांद्रा में जो अवैध अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। और जब बुलडोजर चल रहा था तब देखिए जरा, सैकड़ों लोग जिनके घर थे वो उतर आए, पत्थरबाजी करने लगे, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो आपको बताऊं, मुंबई के बांद्रा में एक बार फिर अवैध के खिलाफ बुलडोजर गरजा है। दरअसल पिछले महीने 29 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास बने अवैध निर्माण को हटाने की परमिशन दी थी। इसी के तहत प्रशासन ने कल कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज एक्शन को आगे बढ़ाते हुए एक अवैध मस्जिद को भी ढा दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कई लोग मस्जिद के बाहर जुट गए। पुलिस ने सभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ आक्रामक हो गई। हालात जब ज्यादा बिगड़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। बांद्रा में चल रही इस बुलडोजर कार्रवाई में सभी अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो रेलवे की जमीन पर लगभग 500 अवैध इमारतें। बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला साल 2017 से चल रहा था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अवैध निर्माणों पर एक्शन लेने का आदेश दिया और साथ ही यह भी कहा कि कोई भी वैध इमारत कार्रवाई की चपेट में न आने पाए। 2021 में एक सर्वे हुआ था, उसके तहत बांद्रा के करीब के गरीब नगर में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई गई और दावा है कि पात्र परिवारों के लिए सरकार ने पुनर्वास की योजना भी बनाई है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो भी नोकझोंक हो रही है उसके लिए कोई जिम्मेदार है क्या? वहां कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जारी है क्या? इस पे भी देखना होगा, क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि हर राज्य में जहां उनकी सरकार हो या ना हो, जिस शहर में उनकी सरकार हो या ना हो, हर जगह दंगे हो, मारामारी हो और फिर अपनी रोटी सेके बस। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि बीजेपी एक बार पूरे बांग्लादेशियों को उठाए और बांग्लादेश भेज दे। इसके बोलते ना, इसकी आड़ में जेन्युइन वोटर्स के नाम ताके जाए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि एक नई पार्टी बन गई है देश में, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है मैं आपको बताऊं। यह है वो शख्स, अभिजीत दीपके नाम है। इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। अगली तस्वीर देखिए जरा, इनके 6 मिलियन फॉलोअर हो गए, यानी 60 लाख फॉलोअर हो गए कॉकरोच जनता पार्टी के। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी है आपको बताऊं। पिछले दिनों अगर आपने सुना हो कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की थी कॉकरोच को लेकर, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा और बवाल हुआ। उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी। 3 दिन से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है। मजाक मजाक में बनाई गई पार्टी से अब लाखों लोग जुड़ गए। अकेले इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 48 लाख, अब 60 लाख फॉलोअर्स हो गए। दरअसल इस ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत 5 दिन पहले शुरू हुई। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री से जुड़े मामले की सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कथित तौर पर कहा था, कुछ बेरोजगार लोग कॉकरोचों की तरह आ गए हैं, लॉ, मीडिया और आरटीआई जैसी प्रणाली के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि बाद में जब बवाल बढ़ा तो कोर्ट ने मामले पर सफाई दी, कहा टिप्पणी बेरोजगार युवा नहीं, फर्जी डिग्री वालों के लिए थी। लेकिन इसी बीच संभाजी नगर के रहने वाले अभिजीत ने पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। इसके बाद उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अकाउंट बनाया और कहा, बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहने वाले हमसे जुड़ जाएं। देखते ही देखते अब 50 लाख और 60 लाख लोग इंटरनेट पर इससे जुड़ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत पत्रकारिता कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में पढ़ाई की है और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर वापस भारत लौट आए हैं। दीपक के पास राजनीतिक संदेशों को वायरल करने का पुराना अनुभव है। 2020-2022 के बीच आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में थे और इसी तरह उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद ने भी इसका समर्थन किया है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब वो खबर जो आपको कई दिन से परेशान की है, बात गर्मी की
अब की बार पारा 50 डिग्री पार। जो तस्वीरें आ रही हैं पहले वो मैं आपको दिखाऊं। देखिए जरा, प्रयागराज की तस्वीरें हैं। जो घोड़े हैं उनके लिए बाकायदा कूलर लगाया गया है। तो गर्मी जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आइए, बारी है लाइफ का फंडा की। असली खुशी और कामयाबी धन दौलत या मेडल में नहीं, जिंदगी के संतुलन में। लाइफ का यह फंडा दिया है दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। पुर्तगाल के बेहद तंगहाल परिवार में जन्मे रोनाल्डो की जिंदगी कड़े संघर्षों की मिसाल है। उनका बचपन टीन की छत वाले एक छोटे से घर में बीता है। बचपन में कमजोर कद काठी की वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन फुटबॉल खेलने का ऐसा जुनून था कि 12 साल में क्लब में शामिल होने अकेले लिस्बन चले गए। कड़ी मेहनत की, रोज घंटों प्रैक्टिस करते रोनाल्डो ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। शानदार फ्री किक और बॉल पास करने में वो ऐसे माहिर हो गए कि उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स होड़ मच गई उनमें। अपने करियर में 971 गोल कर चुके रोनाल्डो आज करीब 13,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पैसे अच्छे हैं लेकिन सब कुछ नहीं। मुझे असली खुशी परिवार और दोस्तों में मिलती है। मुझे पैसे कमाने से ज्यादा मजा हर दिन फुटबॉल की ट्रेनिंग करने और गोल करने में आता है। फुटबॉल मेरे लिए एक खेल या कमाई का जरिया नहीं, ये मेरा जुनून है जिसे पूरा करने के लिए मैं सही खाना, रेस्ट और नई नई चीजें सीखता हूं और बार बार नाकाम होने पर भी कोशिश नहीं छोड़ता हूं। 41 साल की उम्र में जिस रोनाल्डो को 6ठी बार पुर्तगाल ने वर्ल्ड कप के लिए चुना है, वो रोनाल्डो खेल के साथ अपनी जिंदगी और सोच से लाइफ का बड़ा फंडा देते हैं। दुनिया में सबसे कीमती है समय। आपने अपने परिवार, बच्चों, दोस्तों और खुद को कितना वक्त दिया है और देते हैं, इसी बात पर असली खुशी छिपी है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।